नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में अन्न का संकट है, खाद्य संकट है और भारत से बार बार अमेरिका कह रहा है कि आप अपना गेहूं एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट पर रोक मत लगाओ। और भारत सरकार भी घोषित तौर पर तो रोक है, लेकिन गेहूं की सप्लाई कर रही है। और इस बीच में एक देश तुर्की, जो भारत का गेहूं है उसको लेने से इनकार कर देता है, 60,000 टन गेहूं लौटा देता है और बोलता है इसके अंदर रुबेला वायरस है। रुबेला वायरस है, इसलिए ये गेहूं हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके ज़रिए हमारे लोग बीमार हो सकते हैं, हमारी नस्लें बीमार हो सकती हैं। अब इस खबर के आने के साथ ही बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक सवाल ये उठता है कि अगर उसमें वायरस है, भारत के गेहूं में वायरस मिला है और अगर कोई ऐसा वायरस है तो वो भारत के लोगों के लिए भी तो खतरा हो सकता है। क्या भारत में गेहूं के ज़रिए ये बीमारी फैल रही है? हम सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। गेहूं के ज़रिए ये बीमारी फैल सकती है कि नहीं फैल सकती है, और फैल सकती है तो कैसे फैल सकती है? तुर्की इस तरह का आरोप क्यों लगा सकता है और तुर्की के आरोप को क्या गंभीरता से लेना चाहिए? बहुत कुछ लिखा अखबारों ने, लेकिन वो बातें मैं आज यहाँ नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके जो पहलू हैं और तुर्की क्या है, वो क्या बला है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके अलावा इस गेहूं के वापस होने से भारत पे क्या असर पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे पहलू आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को आमंत्रित कर लें। हमारे चैनल को सपोर्ट करना अगर आप चाहते हैं, आपके पास आपकी आवश्यकता से अतिरिक्त अगर धन है तो आप हमें दे सकते हैं। उसके लिए हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। दरअसल इस रुबेला के मामले को अगर खोलना है आपको तो अंदर बहुत सारी परतें आपको खोलनी पड़ेंगी, तब आप इस नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि ये रुबेला हमारे लिए कितना ख़तरनाक है, कितना नहीं है। रुबेला पे आएंगे। रुबेला हमको नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। भारत में कहीं रुबेला जैसी बीमारी गेहूं के ज़रिए तो नहीं फैल रही है, क्योंकि विदेशों को हम जो गेहूं भेज रहे हैं वो गेहूं मध्य प्रदेश के ITC का जो ITC मॉल बने हुए बहुत सारे, जिसके ज़रिए वो किसानों का गेहूं खरीदते हैं। ब्रेड बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए जिस प्रकार के गेहूं की ज़रूरत होती है, उस नस्ल का वो गेहूं है। और उस गेहूं को कैसे बाहर गया, कौन सी कंपनी ले गई, आप जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं। नीदरलैंड, पुराना नाम हॉलैंड, और उसकी एक कंपनी ने उस गेहूं को ITC से ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उस गेहूं को उस कंपनी ने, जो डच कंपनी है, जो उस कंपनी ने भेजा किसको? टर्की को, तुर्की को, जो आप कहना है कह लें। और वहाँ पे तुर्की ने कहा कि इसके अंदर जब जांच की, और आम तौर पे जो गेहूं होता है उसकी एक थर्ड पार्टी पहले जांच करती है। ये जिस प्रबंधन के तहत भेजा गया था उसमें एक बाहर की थर्ड पार्टी जांच करती है, वो जांच करके क्लीन चिट देती है, तब कोई एक देश दूसरे देश का सामान लेता है। टर्की ने सामान ले लिया और जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि ये ठीक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे कहानी क्या है। पहले आप टर्की को समझें। टर्की को टर्की कहें, तुर्की कहें, या फिर हम तुर्कीये कहें, ये तय करना भी आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। तुर्की मतलब वो देश जहाँ से मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी आए। आजकल फिल्म चल रही है अक्षय कुमार की, और उस फिल्म में बताया गया है कि मोहम्मद गौरी तुर्की से आया था और वहाँ से आने के बाद उस तुर्क ने कैसे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब उस फिल्म में कुछ भी कहानी क्या बताई जा रही है, उसकी बहुत आलोचना हो रही है। फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन जितना इतिहास मैंने पढ़ा है उस इतिहास के हिसाब से ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की ससुराल की दौलत की थी। पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे उनके कोई बेटा नहीं था। बड़े वाले दामाद ये थे, छोटे वाले जयचंद थे। और इसमें पूरे खींचतान के बीच में जो दिल्ली का साम्राज्य था वो उन्होंने उठा के पृथ्वीराज को दे दिया, यानी जो दिल्ली का पुराना किला वगैरह, और इसके अलावा दिल्ली का राजपाट दे दिया। जयचंद को इससे बहुत तकलीफ़ हुई
और उनको लगा कि भाई मैं भी तो दामाद हूँ, तो ये इनको इस दामाद को उन्होंने क्यों दे दिया। ये राजस्थान के अजमेर के आसपास की रियासत से आते थे पृथ्वीराज चौहान। ये इनका बहुत ज़्यादा उस तरह से प्रसार नहीं था, लेकिन इनको पसंद करते थे ससुर जी, इसलिए उन्होंने इनको दे दिया। और जब अनबन रहने लगी जयचंद से, जो कि इनके साड़ू थे, तो उस जयचंद से अनबन के बीच में पृथ्वीराज चौहान ने एक और चाल चली और जयचंद की बेटी संयोगिता को भगा के अपने साथ लेके आ गए। कायदे से इस सब के बाद में आपको जयचंद के प्रति जो नफ़रतें हैं उसको आपको नए सिरे से देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में कई तरह का इतिहास है, तोड़ा मरोड़ा इतिहास भी है, और मैंने अपनी नज़र में जितना सही और मुझे ऑथेंटिक लगा वो ही पढ़ा है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो जब आप जयचंद की बेटी को भगा के ले आए, इनकी बहुत सारी रानियाँ थीं, 10-15 रानियाँ थीं इनकी पृथ्वीराज की, और उनमें जब आप 15वीं रानी बना के रखेंगे अपने साड़ू की बेटी को, तो जाहिर बात है उसको गुस्सा आएगा। और एक बार मोहम्मद गोरी हार चुका था, इसलिए वो दिल्ली पे हमला करने से डरता था, पृथ्वीराज से उसको डर लगता था, और जयचंद को ऐसा आदमी चाहिए था जो पृथ्वीराज को सबक सिखा सके। तो मोहम्मद गौरी को उसने आमंत्रित किया और मोहम्मद गौरी को कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम जीतोगे। ये है कहानी। अब जयचंद को आप भारतीय संस्कार संस्कृति के हिसाब से कितना बुरा या अच्छा समझ सकते हैं, समझ लें, लेकिन अगर आप एक चश्मा है, आप 3D फिल्म देखते हैं ना, एक आँख नीली होती है, एक आँख लाल होती है, वो है धर्म का चश्मा। अगर वो लगा के आप देखेंगे, और अगर आप वो तुर्की से दूर से एक आदमी आक्रमणकारी आया है, वो लूट के लिए आया है, माल कमाने आया है, तिजोरी भरने के लिए आया है, उस आदमी को आप धार्मिक मान लेंगे और उसको धर्म के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा ये दूसरे धर्म का आदमी आया था और इसने जयचंद ने उसको साथ दिया, इसलिए जयचंद गद्दार हो गया, तो जयचंद बदनाम है। लेकिन अगर आप जयचंद को भी एक राजा माने, पृथ्वीराज को भी एक राजा माने, जैसे आज की तारीख में भारत है, चीन है, नेपाल है, उनके लिए वैसा ही था। अब वहाँ कानपुर के पास कहीं थे जयचंद, अब उनके बीच में जो है वो भी राजा थे, ये भी राजा थे, और उनका दांव चल गया, उन्होंने मोहम्मद गौरी का फ़ायदा उठा लिया। ये स्टोरी है, उसमें ये बताया गया है कि वो कैद में थे मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान, और बाद में उनकी मौत हो गई। कैसे हुई इसके बारे में पता नहीं है। उसके कई साल बाद, करीब बताते हैं लोग 100 साल बाद, ये पृथ्वीराज रासो करके एक लिखा गया। जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं, पद्मिनी लिखा गया था, उस ग्रंथ को लेके अब विवाद हो रहा है बहुत सारा। उस ग्रंथ के आधार पे फिल्म बना दी है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग तरह की एक वीर गाथा है। उसको एक मनोरंजक कहानी के तौर पे देखना चाहिए। बहरहाल मैं थोड़ा तुर्की के चक्कर में ज़्यादा बहक गया। तो ये जो तुर्की है वही तुर्की है जहाँ से महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों आए थे, दोनों आक्रमणकारी आए थे। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और खूब सारा सोना वहाँ से लूट कर ले गया। वो भी लुटेरा ही था, उसका मकसद भी लूट करना ही था। भले ही आपको जो मकसद माथे पे चिपकाना है चिपका दीजिए, लेकिन इतिहासकार जानते हैं कि वहाँ बहुत सारा सोना था, इसलिए उसने वहाँ हमला किया। उसके रास्ते में सैकड़ों मंदिर पड़े। अगर उसको ऐसे ही, अगर मंदिरों को ही तोड़ने का मकसद होता, धार्मिक नफरत होती, तो सबको तोड़ता, लेकिन यहाँ सोना था। दूसरा और भी कहानी है, ब्राह्मणों की कहानियाँ जो भी है। तो कुल मिला के वो तुर्की है, और उसकी जो स्पेलिंग है वो, और आपने देखा होगा कि नए साल पे ईसाई लोग एक पक्षी को मार के खाते हैं। वो थोड़ा चितकबरा मुर्गी जैसा बड़ा पक्षी होता है, जिसको लोग टर्की कहते हैं। टर्की को बाकायदा भर के उसमें वाइन के साथ में वो नए नया साल मनाने का एक कस्टम है। और टर्की जब नया साल का समय होता है तो बाज़ार में अचानक ज़्यादा दिखने भी लगती है, और वो महंगी भी बहुत हो जाती है। करीब 1000 रुपये, 800 रुपये में एक टर्की आता है। तो दिक्कत ये हुई इन टर्की वालों के साथ में, तुर्की वालों के साथ में, या जो उनके राष्ट्रपति हैं, इन्होंने देखा कि जब भी कोई टर्की को ढूंढेगा तो टर्की पक्षी आ जाता है गूगल में, और उनकी पहचान उस टर्की से जुड़ गई जिससे इनका कोई लेना देना नहीं था। और तो ये तुर्क बहुत परेशान हुए और इन्होंने ये तय किया कि यार इसको छोड़ो, हम अपना नाम ही बदल लेते हैं। टर्की पक्षी का फ़ोटो भी मैंने लगा दिया, देख लेना आप। तो उस चक्कर में इन्होंने अपना नाम बदला, उसका नाम कर दिया तुर्कीये या टर्कीये। तो आज से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका नाम टर्कीये हो चुका है।
वो तुर्की नहीं रहा। अब टर्की ने रूबेला का बहाना बनाकर हमको हमारा गेहूं लौटा दिया। तो अब आप पड़ताल करेंगे कि भाई ये रूबेला क्या सचमुच गेहूं से फैलता है, क्योंकि ये पड़ताल आपके और मेरे दोनों के लिए करनी इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग गेहूं खाते हैं और भारत में उन्हीं खेतों का गेहूं हमारे पास आता है जो वहाँ गया है। तो आप जांच पड़ताल करेंगे। जब मैंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि रूबेला का जो वायरस है वो खांसने और छींकने से फैलता है, कोरोना वायरस की तरह। और वो बीमारी करीब करीब छोटी माता की तरह की बीमारी, जैसे छोटी माता, खसरा, जो भी आप कह लें, उस तरह की बीमारी होती है। और वो आपको हो जाता है और उसके बाद में वो ठीक हो जाता है और उसको एक से दूसरे के फैलने के लिए वो संक्रामक ज़्यादा है। तो जब आप खांसते हैं तो उसके साथ ड्रॉपलेट हवा में आती है, वो किसी के पास चला जाए। और अब बड़ा सवाल इस बात का है कि यहाँ से अगर गेहूँ गया और वहाँ तक पहुँच गया, उसके बावजूद उस पर रूबेला का जो वायरस है वो कैसे टिका रह गया। तो विज्ञान कहता है कि एक बार शरीर से बाहर वो 2 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता, सिर्फ 2 घंटे। शरीर के अंदर वो 1 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता है। उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी परेशानियां जो उसने दिक्कतें दे दी हैं, उसके कारण 10 दिन लगता है आदमी को ठीक होने में। लेकिन ये इसका एक साइकिल है, 3 दिन ऐसा कुछ करके है। तो भैया यहाँ से रूबेला का वायरस गेहूं में चिपके नहीं जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि भैया ये आदमियों की बीमारी है, गेहूं की नहीं है, पेड़ की नहीं है जो पेड़ को हो जाए। हमारा कीड़ा पेड़ को नहीं लगता, पेड़ का हमको नहीं लगता। जिस दिन लगना शुरू हो जाता है बवाल हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस, चमगादड़ का कीड़ा आदमी को लग गया था वायरस। अब तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बेकार और बेतुकी बात लगती है। फिर आप कहेंगे कि साहब ये तो फिर इसका मतलब अखबारों में सही छपा है, इसका पॉलिटिकल रीजन। और जो भक्त वृंद, भक्त समुदाय जो लगातार लिख रहा है सोशल मीडिया पे कि इसके पीछे पाकिस्तान कारण है। और टर्की ने कश्मीर में जब 370 हटाई गई थी तो उसका विरोध किया था, सख्त विरोध दर्ज कराया था। तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वो भारत से अपनी नफ़रत दिखा रहा है। हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा बेचा जाता, हर चीज़ में फिट कर देते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा टर्की को समझना पड़ेगा, टर्किये को समझना पड़ेगा। तो टर्किये का जो संविधान है वो संविधान सेक्युलर संविधान है। 82% मुसलमान होने के बावजूद टर्की का संविधान सेक्युलर संविधान है। स्क्रीन पर देख लें आप। और आज से नहीं, ये सेक्युलर संविधान भारत के संविधान से भी 20-30 साल पहले से एक सेक्युलर संविधान है। वहाँ पे उसकी व्यवस्था में टर्की की धार्मिक स्वतंत्रता है। ह्यूमन राइट्स को लेके कुछ इशू हैं, लेकिन वो धार्मिक वाले इशू नहीं है। वहाँ कुर्दों के साथ में कुछ माना जाता है कि न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता है, और उन्हीं आरोपों के चलते उसको यूरोपियन यूनियन में स्थान नहीं मिला था, मेंबरशिप नहीं मिलती, परेशानी हुई थी। तो टर्की का जो विरोध है कश्मीर के मामले पे, वो विरोध इस बात के लिए नहीं है कि वो एक इस्लामिक देश है और भारत में तो कश्मीर पे लगाया तो ये हो गया तो वो हो गया, बल्कि खुद एक ह्यूमन राइट के मामले में ख़राब रिकॉर्ड रखने वाला देश दूसरे देश पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का सवाल उठा रहा है। कश्मीर की स्थिति में वो भारत की सरकार के नॉन सेक्युलर एटीट्यूड को, वो इसको कहता है कि नॉन सेक्युलर है, वो उसका मानना है, हमारा मानना नहीं है। और वो ये उसको लगता है कि ये मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए उसने उसका विरोध किया। और पाकिस्तान का जो कश्मीर पर स्टैंड है उसका वो साथ देता है, यानी कि कश्मीर को भारत से स्वतंत्र देखना चाहता है। लेकिन ये सब चीज़ें दो तरह से चलती हैं। राजनीति में सब कुछ वो नहीं होता जो दिखता है, और वो जो दिखता है वो नहीं होता है। हम भारत और चीन एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अक्सर हमारी सरकार अगर थोड़ा सा भी प्यार से चीन की तरफ देख दे तो लोग जूते फेंकना शुरू कर देते हैं, और लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि चीन के साथ भारत की सरकार कोई अच्छी बातें करे। उसकी वजह सीमा विवाद है। लेकिन ये हम और आपको दिखाने वाली चीज़ है।
लेकिन इसके विपरीत अगर आप धरातल पे देखेंगे, हरकतें देखेंगे, तो इतनी ज़्यादा प्यार मोहब्बत भारत और चीन के बीच में दिखाई देती है जो किसी के बीच में नहीं होगी। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चीन। अभी कुछ समय के लिए बीच में कुछ अमेरिका हो गया है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, वापस हम चीन की तरफ ही जाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन से ही करते हैं। ट्रेड पार्टनर अमेरिका बड़ा है तो उसकी वजह है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान जाता है, अमेरिका से कम सामान भारत आता है, जबकि चीन के मामले में इसका उल्टा है। तो जैसे चीन के मामले में हम दिखावा तो कुछ और करते हैं, हमारे नेता लोग दिखावा कुछ और करते हैं, वीर रस के बयान देते हैं, लेकिन जाके दोस्ती और व्यापार वहीं से करते हैं, वैसे ही तुर्की के मामले में तुर्की का भारत के साथ बहुत सहयोगात्मक रवैया है, लेकिन अपनी 82% आबादी को संतुष्ट करने के लिए वो कभी कभी अपने आप को प्रो मुस्लिम दिखाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि वो आईसी का मेंबर भी है, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ याराना दिखाने की कोशिश करता है। तो ये एक वजह हो सकती है कि वो भारत के खिलाफ बयान देकर और गेहूं लौटाकर अपने लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि गेहूं लौटा के उसको क्या मिलेगा, क्या उसके पास गेहूं है? अब एक सवाल और भी हुआ कि ये 60,000 टन जो वहाँ से आ जाएगा गेहूं, इसका क्या होगा? तो वो यहाँ नहीं आने वाला है। एक तो दुनिया में गेहूं का दाम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमने जब ये डील की थी तब दाम बहुत कम था, तब हमने प्रतिबंध घोषित भी नहीं किया था। तो अब क्या हो गया, गेहूं का दाम बढ़ गया है। तो वो जो कंपनी नीदरलैंड की कंपनी है जिसने भारत की आईटीसी से गेहूं खरीदा था, उसने वो गेहूं इजिप्ट को बेच भी दिया। यानी अब उसके पास में ये भी ऑप्शन नहीं बचा है टर्की के पास में कि इस पर पुनर्विचार कर ले। तो भारत को कोई नुकसान उससे नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ आप देख के चलें कि ये दुनिया कितनी छोटी छोटी चीज़ों को कितना बड़ा बड़ा बना देती है। और इसमें एक कारण और बताया जा रहा है, और वो कारण ये है कि कुछ कॉरपोरेट हरकतें भी इसके पीछे हो सकती हैं। गेहूं ऑलरेडी उनको मिल गया था, वापस करना था, तो उसके लिए एक बहाना ढूंढा गया, और इस बहाने में एक ख़ास तरह की वैक्सीन को प्रमोट करने की कोशिश की गई, क्योंकि रूबेला की वैक्सीन को लेकर उतना ही ज़्यादा संवेदनशील है WHO जितना कोरोना को लेकर था। वो लगातार लोगों से कहता है रूबेला की वैक्सीन लगवाइए लगवाइए लगवाइए। भारत में लंबे समय से रूबेला का वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, और ये तथ्य है कि इस हरकत के बाद में गेहूं में रूबेला का वायरस हो सकता है, ये भ्रम पैदा करने के बाद में एक बड़ा एडवांटेज उन कंपनियों को मिले जो रूबेला के टीके बेचती हैं और पैसे कमाती हैं। क्योंकि ये जो बहस है ये लंबी खिंचेगी, इस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी, खबरें छपेंगी, और रूबेला खतरनाक है, गेहूं से भी आ सकता है। ये दिमाग में आने भर से अरबों खरबों का इधर से उधर हो जाता है। इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कहानी पूरी बता दी है। तुर्की का खेल आप समझ गए होंगे, तुर्की की कहानी आप समझ गए होंगे। तुर्की का जो कानून है वो भी भारत की तरह है, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। सब कुछ आप जान गए होंगे, और वीडियो लंबा ना खींचे इसलिए इसको यहीं बंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो संकेत देना था मैं दे चुका हूँ, जो कहानी बतानी थी मैं बता चुका हूँ। नमस्कार, जय हिंद।